नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगाया। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 29,000 से अधिक कोरोना रोगी ठीक हुए। अब तक 7,82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस्तेमाल किए गए मास्क और दस्तानों को नष्ट करने से पहले काटकर 72 घंटे तक कागज के थैले में रखने के निर्देश दिए। तंबाकू उत्पादों के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी 1 दिसंबर से लागू होगी और असम के 26 जिलों में 28 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक विस्तृत आदेश में कहा है कि सरकार ने खरीद पर पाबंदी लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। आदेश के अनुसार भारत की सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं, परामर्श और गैर परामर्श सेवा या परियोजना कार्यों की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की समिति पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण होगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी अनिवार्य होगी। सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक और निजी भागीदारी परियोजनाएं तथा उपक्रम भी इस आदेश के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने पिछले 36 घंटों में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की। इसमें एक महिला घायल हो गई। बुधवार रात को हुई पहली घटना में पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में हजीत्रा गांव को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला जख्मी हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में अकारण गोलाबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों और भारी मोर्टार से गोले दागे। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शाम 5:15 बजे बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की। भारत ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान लगातार बाधा डाल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज और निर्बाध राजनयिक संपर्क उपलब्ध न कराने से पाकिस्तान की मंशा जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का बल्कि अपने अध्यादेश का भी उल्लंघन कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूरी तरह नाकाम रहा है। भारत कुलभूषण जाधव को निर्बाध राजनयिक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए अब तक 12 बार अनुरोध कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरा नहीं किया। प्रवक्ता ने कहा कि 16 जुलाई को राजनयिक अधिकारियों के साथ कुलभूषण जाधव की बैठक रखी गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसके निरर्थक कर दिया। राजनयिक अधिकारियों से जाधव को कोई भी कागज नहीं देने का निर्देश दिया गया, इसलिए भारतीय राजनयिक उससे पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त नहीं कर सके। भारत ने पाकिस्तान से इस हमले से संबंधित दस्तावेज के लिए बार बार अनुरोध किया है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये दस्तावेज केवल अधिकृत पाकिस्तानी वकील को ही सौंपे जाएंगे। इस पर भारत ने एक पाकिस्तानी वकील की भी नियुक्ति की, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने उसे कागजात देने से इनकार कर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अग्रणी व्यापारिक साझेदारी की अपनी भूमिका में बने रहने के लिए सभी देशों से व्यापार में पारदर्शिता बरतने और सहयोग कायम रखने को कहा है। कल ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों की 10वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और पारदर्शिता से ही वैश्विक सप्लाई चेन के टिकाऊ होने का पता चलता है। इसलिए सभी देशों को वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बने रहने के लिए व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करना चाहिए।
श्री गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट ने यह दिखा दिया है कि दुनिया में कितनी कमजोरियां हैं। उन्होंने कहा कि इसने देशों को एक दूसरे की मदद के तरीके खोजने को भी मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज के हालात में विकास को फिर से तेज करने में व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने कोविड रोगियों को किफायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए विश्व व्यापार संगठन की बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण के बारे में कल मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। शहरी विकास मंत्रालय ने पिछले महीने ये योजना शुरू की थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, हरदीप सिंह पुरी, रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने कोविड-19 से संबंधित कचरे के निपटान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले मास्क और दस्तानों को इस्तेमाल के बाद काटकर कागज की थैली में 72 घंटे तक रखने के बाद ही नष्ट किया जाना चाहिए। बोर्ड ने शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और संस्थाओं से भी पीपीई किट के निपटान के लिए यही तरीका अपनाने को कहा है। बोर्ड ने यह भी कहा कि सामान्य ठोस कचरे को क्वारंटीन केंद्र से निकलने वाले ठोस कचरे के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि दोनों तरह के कूड़े को अलग अलग रखा जाना चाहिए। कोविड रोगी से संबंधित सभी तरह के कचरे को अलग थैले में मजबूती से बांधकर ही कूड़ा उठाने वालों को सौंपा जाना चाहिए। कूड़ा कचरा कम बने, इसके लिए बोर्ड ने बायोडिग्रेडेबल या इस्तेमाल के बाद फेंकने वाले सामान के उपयोग की सलाह दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आइसोलेशन वार्ड और रेल डिब्बों में बने स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों से कोविड रोगियों के कूड़े के लिए अलग रंग के कूड़ेदान रखने को भी कहा है, ताकि इस तरह का कूड़ा सामान्य कचरे के साथ मिल न पाए। कोविड आइसोलेशन वार्ड से निकलने वाले बेकार पदार्थों, गॉगल्स, फेस शील्ड, एप्रन, प्लास्टिक से बने गाउन सहित पीपीई किट को भी लाल रंग के प्लास्टिक बैग में अलग से रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू से जुड़े सभी उत्पादों के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबल नियम 2008 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि नई चेतावनी इस साल 1 दिसंबर से प्रभावी होगी। तंबाकू के पैकेट पर संदेश छपा होगा, तंबाकू दर्दनाक मृत्यु का कारण है। जो भी व्यक्ति इसके निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होगा, इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उसने सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर खास स्वास्थ्य चेतावनी साफ साफ दर्शाई होगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस कानून के प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है और इसके लिए कारावास या आर्थिक दंड लगाया जाएगा। रेलवे अपने डिब्बों, इंजनों और कोचों के सुचारू संचालन में इनकी पहचान आसान बनाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग का इस्तेमाल में लाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन उपकरणों के इस्तेमाल से ये जानना और आसान होगा कि कौन सा डिब्बा या इंजन कहां पर है। इस समय ये काम डिब्बे के पास जाकर उनकी गिनती करने से हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि फ्रीक्वेंसी पहचान टैग पहिए के पास लगाया जाएगा और पटरी के बगल उसकी गिनती वाले उपकरण स्टेशनों पर लगे होंगे। केंद्रीय कंप्यूटर अपने नेटवर्क से 2 मीटर की दूरी पर लगे टैग की पहचान कर डिब्बों और अन्य दूसरे डिब्बों के टैग की गिनती कर मुख्य कंप्यूटर नेटवर्क को सारी जानकारी भेजता रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय आज सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा। न्यायालय ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से इन लोगों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश के बाद इन बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था।
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के एसएलपी पर कल उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी यह लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। स्पीकर सीपी जोशी नोटिस का जवाब नहीं देने वाले पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे और यथास्थिति बनी रहेगी। इस बीच राज्य में सियासी सरगर्मियां जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके पास बहुमत है और जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कल रात राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। निर्वाचन आयोग ने 7 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव इस वर्ष 7 सितंबर तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग ने यह फैसला कोविड-19 महामारी और देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने के कारण लिया है। इन सीटों के अलावा 49 और विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आयोग की बैठक आज होने की संभावना है। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एंटी वायरल दवा फेविपिराविर जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने सिप्ला कंपनी को किफायती टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराकर इस दवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के निदेशक डॉक्टर S. चंद्रशेखर ने बताया कि उनके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी कारगर और किफायती है। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से कुछ ही समय में बड़ी मात्रा में दवा बनाई जा सकती है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा कि उनका संगठन कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उद्योगों के साथ मिलकर नई दवाएं बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिप्ला कंपनी के साथ साझेदारी महामारी से निपटने के लिए दवाओं की शीघ्रता से उत्पादन के बारे में उनके संगठन के संकल्प को दर्शाता है। CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि निर्माण की किफायती प्रक्रिया विकसित की गई है जो सिप्ला को दी गई। वायरस की रोकथाम करने वाली फेविपिराविर दवा के कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। खासतौर पर मामूली से सामान्य संक्रमण वाले मरीजों पर इसका अच्छा असर दिखाई दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कंपनी को आपात स्थितियों में सीमित इस्तेमाल के लिए फेविपिराविर के उपयोग की इजाजत दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारत की सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगाया। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 29,000 से अधिक कोरोना रोगी ठीक हुए। अब तक 7,82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस्तेमाल किए गए मास्क और दस्तानों को नष्ट करने से पहले काटकर 72 घंटे तक कागज के थैले में रखने के निर्देश दिए। तंबाकू उत्पादों के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी 1 दिसंबर से लागू होगी और असम के 26 जिलों में 28 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। देश में अब तक कुल 7,82,607 रोगी कोविड-19 महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.18% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले एक दिन में देश भर में 45,720 लोग संक्रमित हुए। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 12,38,635 हो गई है। मृतकों की संख्या 29,861 हो गई है। लेकिन कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है और ये 2.41% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 3,50,823 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक कुल 1,50,75,369 नमूनों की जांच की जा चुकी है। परिषद जांच सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 1,041 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब राजधानी में
संक्रमण के कुल 1,27,364 मामले हो गए हैं। इस समय दिल्ली में 14,554 सक्रिय मामले हैं। राजधानी में कुल 1,09,065 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ हो चुके मरीजों का प्रतिशत 85.63 है। इसके अलावा एक दिन में 1,415 मरीज स्वस्थ हुए हैं, लेकिन 26 मरीजों की मृत्यु हुई है। इस तरह राजधानी में मृतकों की कुल संख्या 3,745 हो गई है। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीनातान, शहीद हुए जो वीर सैनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड परीक्षण के लिए स्वतः जांच प्रणाली शुरू कर रही है। इससे हर एक व्यक्ति अपनी जांच खुद कर सकेगा। राज्य में कल 55,000 परीक्षण किए गए, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसका उद्देश्य प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण किए जाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश अब कोविड जांच के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। हेल्थ स्क्रीनिंग और जांच के मकसद से लखनऊ में घर घर जांच का अभियान शुरू कर दिया गया है। घर घर सर्विलांस करने के काम को कंटेनमेंट जोन में हर हफ्ते किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,529 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस के 21,003 सक्रिय मरीज हैं और 35,000 से अधिक लोग इस बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट आने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से लगातार जानकारी ली जा रही है और अब तक 3,67,000 से अधिक लोगों की मदद की गई और जिन्हें जरूरत थी उनकी कोविड जांच कराई गई। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में शिक्षा विभाग ने महामारी को देखते हुए स्व वित्त पोषित स्कूलों के कक्षा 3 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ऑनलाइन शिक्षा गुजराती और अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी। फीस के मुद्दे को लेकर स्व वित्त पोषित स्कूलों के ऑनलाइन शिक्षण बंद करने के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कल गांधीनगर में इस सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक की। शिक्षा मंत्री श्री चुड़ासमा ने कहा है कि वंदे गुजरात चैनल, डीडी गिरनार चैनल और यूट्यूब के माध्यम से इन छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वंदे गुजरात चैनलों द्वारा हर रोज 24 घंटे ये शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, जिसे डीटीएच के माध्यम से किसी भी टेलीविजन सेट पर पूरे दिन देखा जा सकता है। इसके अलावा जियो सिम कार्ड यूजर्स जियो टीवी ऐप के जरिए भी यह कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके साथ ही GCERT के यूट्यूब चैनल पर 3वीं से 8वीं कक्षा के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के कार्यक्रम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। इससे पहले ये कार्यक्रम केवल गुजराती माध्यम में ही प्रसारित किए जाते थे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम ने कोविड संक्रमण को देखते हुए अगले महीने गणपति उत्सव के दौरान गणेश प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों से कई विशेष आग्रह किए हैं। मुंबई महानगर निगम ने अगले महीने होने वाले गणेश उत्सव के दौरान घर में पूजन की जाने वाली गणेश मूर्ति तथा विसर्जन के बारे में नागरिकों से आह्वान किया है कि ये मूर्ति पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनाई जाए और इसकी ऊंचाई 2 फुट से ज्यादा ना हो। अगर मूर्ति मिट्टी के बजाय धातु या मार्बल की हो और उसका विसर्जन करने के बजाय उसका हर साल बार बार उपयोग किया जाए तो और बेहतर होगा। इसी तरह मूर्ति घर में लाते समय तथा विसर्जन करते समय 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो और सोसाइटी या बिल्डिंग के गणपति के लिए जुलूस न निकाले। बीएमसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि घर के बालक तथा बुजुर्ग लोगों को विसर्जन की जगहों पर न ले जाए। कोविड-19 की महामारी को फैलने के लिए मददगार साबित होने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल न होने का आह्वान करते हुए बीएमसी ने ऐसी गतिविधि करने वालों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
तेलंगाना में कल 1567 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 50,826 हो गई है। महामारी से कल 9 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 77% हो गई है। कल 1661 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। संक्रमण का सबसे अधिक असर रंगारेड्डी जिले में है। यहां कल 213 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। तमिलनाडु में सभी डिग्री कक्षाओं के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को छोड़कर सम सेमेस्टर वाली बाकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी ने कल इस बारे में बताया कि ये निर्णय राज्य में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन के बारे में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। जिन कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनके विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा के अलावा सरकार ने आर्थिक विकास के लिए भी कई फैसले किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने 5,100 करोड़ रुपए निवेश के 18 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया है कि नए निवेश प्रस्ताव से लगभग 6,600 नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। लॉकडाउन के दौरान मुख्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए तीसरी बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें अधिकतर चेन्नई और इसके आसपास के तिरुनेलवेली और डिडिंगुल इलाके में स्थापित ऑटो सहायक उद्योग, डाटा सेंटर और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। इस नए निवेश से उद्योग धंधे में आई आर्थिक मंदी की समस्या से उभरने की उम्मीद है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में कल 5,030 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 80,863 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2,071 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 49,931 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से अब तक 1,616 लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक दिन में ही 97 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कल राज्य की 88 प्रयोगशालाओं में कुल 27,773 लार नमूनों की जांच की गई। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 36.25 हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.81% हो गई है। इस बीच नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने कहा है कि वो जल्द ही अपने यहाँ विकसित स्वदेशी वेंटिलेटर स्वस्थ वायु का मानव पर परीक्षण शुरू करेगा। इस यंत्र का उपयोग कोविड मरीजों के लिए किया जा सकता है और दिल की बीमारी तथा सांस की अन्य समस्याओं से जूझ रहे दूसरे मरीजों के लिए भी कारगर हो सकता है। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अमेरिका, ब्राजील और भारत विश्व भर में फैली कोरोना महामारी से परेशान देशों की सूची में तेजी से ऊपर आ रहे हैं। संगठन के आपातकालीन कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर माइक रायन ने कहा है कि ये शक्तिशाली, सक्षम और लोकतांत्रिक देश हैं जो इस महामारी से निपटने में अपनी भरपूर आंतरिक क्षमताओं के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों की जांच हो चुकी है और कम से कम 80,16,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 6,25,000 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 40 लाख से ज्यादा हो गए हैं। दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिकी राज्य संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिहार में बाढ़ में स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में लगभग 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में 3 रिंग बांधों में दरार आ जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। इन तीनों जिलों में गंडक नदी का पानी तेजी से घुस रहा है। एक रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ से घिरे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें जुटी हुई हैं। 40,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 15,000 लोग 28 राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार के लिए 6-6 हजार रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। बाढ़ के कारण जिन लोगों के कच्चे मकान को नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम में 2,300 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं।
राज्य के 26 जिलों में 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कई स्थानों पर घरों की छत तक पानी पहुंच गया है। बाढ़ के साथ ही जमीन कटान से कई स्थानों पर हालात गंभीर हो गए हैं। बाढ़ के पानी में मवेशी बह गए हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों में खड़ी फसल बाढ़ के पानी में डूबी है। इनमें धान, मक्का, दालें, गन्ना, फल और सब्जियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल रंगिया और दारांग का दौरा किया और राहत तथा बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल घिरे रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी बादल घिरे रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में बादल घिरे रहने, धूल भरी आंधी चलने या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 13 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी दोपहर बाद या शाम तक बादल छाने की उम्मीद है। तापमान 13 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। शाम तक बादल घिरने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। और नवीन, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी सुर्खियां हैं। मुकेश, सरकारी टेंडर में चीन की कंपनियों पर रोके खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीन की कंपनियों से अब नहीं की जाएगी सरकारी खरीद। अमर उजाला ने एक और झटका शीर्षक देते हुए लिखा है, वित्तीय नियमों में बदलाव के साथ सरकार ने लगाया प्रतिबंध। पत्र के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण फैसला राज्य सरकारों पर भी लागू होगा। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, सैनिक पीछे नहीं हट रहे, चीन से फिर होगी बात। जनसत्ता ने चीन के साथ तनाव पर भारत की दो टूक बात बताते हुए सुर्खी दी है, एलएसी पर शांति के लिए दोनों देशों के साझा प्रयास जरूरी। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार फिंगर 4 रिज एरिया से पीछे नहीं हट रहा है चीन। अमर उजाला का कहना है, और बढ़ेगी राफाल की ताकत, फ्रांस से आएंगी हैमर मिसाइलें। अखबार लिखता है, सेनाओं को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत होगा सौदा, पूर्वी लद्दाख में किसी भी बंकर को बना सकती है निशाना। हिंदुस्तान ने ताकत शीर्षक से लिखा है, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर मोहर। पत्र के अनुसार सेना के सभी 10 अंगों में शॉर्ट सर्विस कमीशन में मौका। राजस्थान में सियासी घमासान पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की खबर पर जनसत्ता की सुर्खी है, लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। नवभारत टाइम्स के अनुसार पायलट की याचिका पर फैसला अब रुकेगा नहीं। वीर अर्जुन ने इसे राजस्थान के स्पीकर को झटका बताया। पंजाब केसरी ने लिखा है, कुलभूषण जाधव के सभी कानूनी रास्तों को बंद कर रहा है पाकिस्तान। दैनिक जागरण लिखता है, भारतीय मसालों से इम्यूनिटी बूस्ट करने में जुटी दुनिया। पत्र के अनुसार जानलेवा कोरोना वायरस से बढ़ा इस्तेमाल। नवभारत टाइम्स के अनुसार वर्क फ्रॉम होम से अब उबने लगे लोग, युवा ज्यादा मिस करते हैं ऑफिस के वो पुराने दिन। हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है, एनआईटी के लिए 12वीं में 75% जरूरी नहीं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गाय बेची, खरीदा स्मार्टफोन। राजस्थान पत्रिका में है। पत्र के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर ऑनलाइन शिक्षा से वंचित 2 दलित छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारत की सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगाया। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 29,000 से अधिक कोरोना रोगी ठीक हुए। अब तक 7,82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस्तेमाल किए गए मास्क और दस्तानों को नष्ट करने से पहले काटकर 72 घंटे तक कागज के थैले में रखने के निर्देश दिए। तंबाकू उत्पादों के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी 1 दिसंबर से लागू होगी।
और असम के 26 जिलों में 28 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।